दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। 71st रिवीजन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी के लिए। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिवाइज करने का प्रयास होगा पूरा सिलेबस, उस सिलेबस में जाके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके समझ डिस्कस करना। और ये हार्ड कॉपी जस्ट 2-3 दिन बाद आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बात यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो, बीपीएससी की हो, आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है वो इतिहास के सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि आयोग ये उम्मीद करता है, ये अपेक्षा करता है कि आधुनिक भारत के इतिहास से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हों, लॉजिकली आप चीज़ों को समझ पाएँ, साइकोलॉजिकली समझ पाएँ, ताकि परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। हमारा उद्देश्य इस क्लास में यही है कि आप बहुत तेज़ी से सिलेबस को रिवाइज कर लें और बहुत तेज़ी से रिवाइज करने के क्रम में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हैं, वो आपके समक्ष जाएँ और आप उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। और एग्ज़ाम की अंतिम घड़ी में यही एक स्ट्रेटजी होती है जो काम करती है और कोई रामबाण इसका नहीं होता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो पहला चैप्टर है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम पहली बात तो ये देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम टाइमलाइन देखेंगे। टाइमलाइन में क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि जाओ भाई, हिंदुस्तान के साथ व्यापार करो, वो एक बहुत फायदेमंद देश है, ऐसा कहा जाता है। इंग्लैंड के फिलोसफर्स में और वहाँ के दार्शनिकों में इस बात की चर्चा थी कि भारत बहुत रिच देश है, यहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत उन्नत देश है भारत। और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, हिंदुस्तान आती है और व्यापारिक कंपनी के रूप में अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना यहाँ होती है। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना भारत में होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी कब आई, तो आप इसको याद रखें। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। ये क्रोनोलॉजी आपको मिल रही है, एग्जाम में पूछ सकता है क्रोनोलॉजी को मिलाने के लिए, तो आप इस चीज को याद रख लीजिए। अब पॉइंटर के फॉर्म में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ तो अल्मीडा। ये सब प्रश्न बीपीएससी की परीक्षाओं में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा कब गया है? ये 45th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली क्या करते थे कि हुगली का उपयोग समुद्री डकैती के लिए करते थे। ये कब आया है? ये 65th बीपीएससी में आया है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में स्थापित की। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण पूछ रहा है। मतलब देखिए, दो तरह के कारण होते हैं। एक कारण ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो जाए, दोस्ती टूट जाए, तो एक कारण होगा जो तात्कालिक होगा। कोई एक घटना होगी जो आपके दोनों के बीच संबंध में दरार पैदा करने का रीजन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही घटना होगी, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, तो दोस्ती ऐसे टूटती है। तात्कालिक कारण तो होता है, लेकिन बैकग्राउंड का कारण भी होता है। और लेकिन तात्कालिक कारण क्या था कर्नाटक के युद्ध का? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी में। पटना में कब स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में स्थापित की है। इसके बाद उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से सर्वोत्तम मात्रा में सोरा और अफीम प्राप्त होता था अंग्रेजों को, यूरोप वासियों को, सॉरी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा था? बिहार प्रसिद्ध था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में स्थापित हुई है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कर्नाटक का युद्ध कब, कैसे हुआ, कब हुआ, ये देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसके संदर्भ में अगर देखें तो ये हुआ है 1746 से 48 के बीच। 1746 के 48 के बीच में हुआ है। और इसमें संधि क्या हुई है? एक ला सापेल की संधि। जब युद्ध होता है, देखिए, युद्ध दो पार्टियों में होता है और
युद्ध की परिणति जो होती है वो दो तरह से होती है। पहली परिणति ये हो सकती है, पहली परिणति ये हो सकती है पहली परिणति ये हो सकती है कि एक शक्तिशाली हो और दुर्बल पर कब्जा कर ले, दुर्बल पर कब्जा कर ले। दूसरी परिणति ये हो सकती है कि दोनों शक्तिशाली हो, दोनों अगर शक्तिशाली होते हैं और अगर कोई एक कम भी शक्तिशाली है तो ये संधि करते हैं, संधि करते हैं। जैसे दो देशों में अगर आक्रमण हो जाए, सीज फायर आजकल होने लगा है, पहले संधि हो जाया करती थी, तो ये एक तरह से संधि करते हैं कि भाई अब आक्रमण युद्ध नहीं करना है और समझ लेना है बैठ के, क्योंकि आक्रमण युद्ध करने से दिक्कत बढ़ती है, समस्या बढ़ती है। और फिर कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ, ये हुआ 1749 से 1754 तक, ये पांडिचेरी की संधि हुई। इसमें 1749 से 1754 पांडिचेरी की संधि हुई। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1758 से 1763 में, 1758 से 1763 में, और इसके बाद ये होती है पेरिस की संधि 1763 में। ये चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हैं, ये बंगाल के नवाब हैं, कौन कौन से नवाब कब कब थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुर्शिद कुली खान का जो शासनकाल है वो 1717 से 1727 है। सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 1739 है। सरफरान खां का 39 से 40 है। अलीवर्दी खां 40 से 56 है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, प्लासी का युद्ध, और इनके ही एक रिश्तेदार थे मीर जाफर साहब क्या कहें, उन्होंने इनको धोखा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया और ये 57 से 60 तक रहते हैं। इनको लगता है कि अंग्रेजों ने इनको गद्दी पर बैठा दिया, ये जो मन कहे वो करेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि इनको भी सच्चाई पता चलती है और ये भी अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं। और मीर जाफर के बाद मीर कासिम आते हैं 60 से 63 के बीच। उसके बाद मीर जाफर आते हैं फिर 63 से 65 के बीच। फिर नजमुद्दौला 65 से 66 के बीच। सैफुद्दौला 66 से 70 के बीच। मुबारक उद्दौला 1770 से 72 के बीच। ये बंगाल के नवाब थे, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम के लिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? फ्रांसीसियों के खिलाफ। अगर कोई प्रश्न पूछे कि बांडीबास का युद्ध किन दो पार्टियों के बीच हुआ था, तो आप याद रखें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। सब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई उसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप याद रखेंगे, देखिए बक्सर की लड़ाई कब है? 1764। और इलाहाबाद की जो संधि है वो कब है? ये 1765 है। यानी इस युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। अब कौन सा गवर्नर जनरल था और उसने क्या सामाजिक सुधार किए? देखिए अंग्रेज क्या थे कि अंग्रेज अपने मामले में भारत का शोषण तो कर रहे थे, लेकिन कई ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिसको अंग्रेज दूर भी कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेज कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे शिशुवध, शिशुवध किया गया, शिशुवध को खत्म किया गया 1795 1804 में, ये विषय रोक। तो सती प्रथा 1829 में हुई है और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ये जो है गवर्नर जनरल थे। दास प्रथा 1843 में हुई है, एल्बनरो गवर्नर जनरल थे। ये एल्बनरो जो है गवर्नर जनरल थे। विधवा पुनर्विवाह, भारत में जानते हैं आपकी पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, एक सामाजिक बुराई थी, लेकिन इसको खत्म करने का जो शुरू करने का जो प्रयास किया गया, यानी विधवा विवाह की जो अनुमति दी गई, उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे 1856। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थब्रुक, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891 है। फिर शारदा एक्ट है 1929,
इरविन है, लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। इसके पहले कोई आयु निश्चित नहीं थी और ये एक सामाजिक प्रयास था, सामाजिक सुधार का प्रयास था। अंग्रेजों को आप बुराई करिए, उनके बारे में कुछ भी बात करिए, बुराई करना भी चाहिए क्योंकि वो स्लेवरी इस्टेब्लिश कर रहे थे हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ सामाजिक सुधार भी उन्होंने किए। जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी इंडिया की, जो हिंदुस्तान की प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, प्रतिक्रियावादी ताकतें कौन होती हैं? ये ताकतें समाज में कोई बदलाव नहीं चाहती हैं। इनको लगता है कि जो सामाजिक संरचना लंबे समय से चली आ रही है वो सामाजिक संरचना विद्यमान रहनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? ये ताकतें ऐसी ताकतें हैं जो शासन सत्ता में होती हैं। इनको लगता है कि जो व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है वही व्यवस्था आगे भी चलनी चाहिए और इस व्यवस्था में बदलाव की जो बात करता है ये प्रतिक्रियावादी सबसे पहले आते हैं और कल्चर की बात करते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। लेकिन असली जो मामला होता है वो लाभ का मामला होता है क्योंकि गद्दी पर ये होते हैं। तो सामाजिक सुधार समय की मांग होती है और होने भी चाहिए। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे प्रमुख जो गवर्नर जनरल हैं उनके कार्य क्या क्या हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं क्लाइव की बात करते हैं तो क्लाइव महोदय ये 1758 से 1760 और 1765 से 1767 दो बार जो है ये बनते हैं और बाद में जो है इन्होंने इलाहाबाद की संधि इनके शासनकाल में हुई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, ये याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इनके साथ अवध की संधि हुई है। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ है। श्वेत विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। श्वेत विद्रोह, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना इनके शासनकाल में हुई है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। 72 से 74 के बीच बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत या द्वैत शासन शुरू हुआ इनके साथ। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ है, वो भी यहीं शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही थे और 1774 से 85 के बीच ये थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मैंने कहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, 80 से 84 के बीच हुआ है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब आया? 1773 में आया, आप जानते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप याद रखने चाहिए आपको। एम्फे। उसके बाद नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोपों में फांसी दी गई 1775 में, इन्हीं के कार्यकाल में। पिट्स का भारत अधिनियम 84 भी आया। भारत में 5 वर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था की गई। बनारस की संधि हुई 1773 में। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जिक्र करते हैं। अब इनका कार्यकाल कब रहा? इनका कार्यकाल था 86 से 93 तथा अक्टूबर 1805। अब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है? इनके शासनकाल में क्या हुआ है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 90 से 92 के बीच। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई है। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप कंसिडर करिएगा। यही हार्डबुक जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ यही आपके पास जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और देखेंगे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कौन है। तो भारतीय नागरिक सेवा के अगर जनक की हम चर्चा करेंगे तो भारतीय नागरिक सेवा के अगर जनक की हम बात करेंगे तो भारतीय नागरिक सेवा के जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस संहिता 1793, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इन्होंने के शासनकाल में हुई। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी समाधि है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आते हैं सर जॉन शोर। इनका शासनकाल है 93 से 98 के बीच। इनके शासनकाल में क्या हुआ? निजाम तथा मराठों के बीच खर्दा का युद्ध हुआ। और कब हुआ? 95 में हुआ। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ इन्हीं के शासनकाल में। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता, हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजी सरकार और इनके गवर्नरशिप में हुआ। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, ये 1798 से 1805 के बीच आते हैं। क्या हुआ? सहायक संधि प्रणाली लागू की इन्होंने।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि हुई। सहायक संधि में शामिल प्रमुख रियासतें थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी रियासत कब शामिल हुई? हैदराबाद 98 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1802, पेशवा 1802, भोसले 1803। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं कुछ समय के लिए, और फिर क्या होता है, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए। पहले न्यायिक प्रशासन और राजस्व प्रशासन एक ही था, लेकिन रेवेन्यू को जुडिशरी से अलग करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और फिर प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया। ये दो काम इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किए। फिर आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके शासनकाल में होता है, 1805 से 7 के बीच थे ये। लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, 7 से 13 के बीच थे। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से 23, 10 साल ये रहे। प्रथम आंग्ल में नेपाल युद्ध हुआ 14 से 16 के बीच में। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 17 से 18 के बीच में। ये इनका शासनकाल चल रहा है। और फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ पिंडारियों का दमन इन्होंने करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की जाती है। अब आते हैं जॉन एडम्स, जो कार्यकाली होते हैं। जनवरी से अगस्त तक लगभग 6 महीने का कार्यकाल इनके पास होता है, जॉन एडम्स के पास होता है। फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट ये 5 साल रहते हैं गवर्नर जनरल। इनके साथ क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध होता है 24 से 26 के बीच में, अंग्रेजों और बर्मा के बीच यादबू की संधि होती है, यादबू की संधि होती है। इसके बाद बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह होता है 24 में। सती प्रथा की समाप्ति होती है 1829 में। दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद ठगी प्रथा की समाप्ति भी होती है 30 में। शिशु बालिका वध समाप्त हो जाता है, समाप्त मतलब कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आता है, लॉर्ड विलियम के। और फिर अब भारत के गवर्नर जनरल, एक नया पद आया, गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 34 से 35 के बीच, 1 साल। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, ये 1835 में हुआ। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ। इसमें क्या था कि मीडियम क्या बनाया जाए, प्रशासन की भाषा क्या हो, और सारी चीजें इस विवाद में शामिल थी। डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति हुई इन्हीं के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 के बीच थे। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया इन्होंने, और इनको कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये पूछ सकता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ आप याद रख लीजिए। 35 से 36 तक थे ये। चार्ल्स ऑकलैंड थे, 36 से 42 तक थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ इनके शासनकाल में। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का कार्य इन्होंने करवाया। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड एलनबरो, ये 42 से 44 तक 2 साल थे। इन्होंने क्या किया? सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय करवाया। दास प्रथा की समाप्ति करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, ये 44 से 48 तक थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ इनके शासनकाल में। फिर लॉर्ड डलहौजी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये 48 से 56 तक था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ इनके शासनकाल में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया 49 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 52 से 53 के बीच में। व्यवगत के सिद्धांत का आरंभ किया गया, इसने आरंभ किया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय कर दिया। देखिए टैक्टिकली ये लोग विलय करते थे, जो आराम से मान जाता है ठीक है, नहीं तो और भी टैक्टिक्स इनके पास थी, जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके ये अपना काम कर लेते थे। डलहौजी के शासनकाल में एक चीज और हुई, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1853 में। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच कब आया? 1854 में आया, डलहौजी के शासनकाल में आया। प्रथम विद्युत तार की स्थापना जो हुई, शुरुआत जो हुई 1850 में, डलहौजी के शासनकाल में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी हुआ। संथाल विद्रोह कब आया? 1855-56 में जब आया, तो डलहौजी ही भारत का गवर्नर जनरल था। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीज हुई थी। कई बार बीपीएससी आप जानते हैं कि बिहार का पुट लेकर इतिहास पूछता है। कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया 1856 में। व्यवगत सिद्धांत द्वारा विलय गए प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और उनका वर्ष कौन है, ये क्रोनोलॉजी में कई बार पूछ लेता है।
जैसे सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 54। कई किताबों में 53 मिलता है, कई किताबों में 53 मिलता है, लेकिन हमारे द्वारा काफी रिसर्च किया गया है और रिसर्च के बाद गजेटियर वगैरह का साक्ष्य लगाया गया है, उसके आधार पर माना गया है कि झांसी 54 है। नागपुर 1854, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई है। अब हम बात करेंगे भारत के वायसराय कौन कौन से थे और उनके कार्य क्या थे, क्या महत्वपूर्ण थे। लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल थे, बाद में वायसराय बने 2 साल के लिए। इनके शासनकाल में क्या हुआ है, 57 का विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद अंग्रेजी क्राउन को ये लग गया, ब्रिटिशर्स को ये लग गया कि अब भारत में बहुत लंबी समय तक सत्ता नहीं चलाई जा सकती है। इसीलिए 1857 में के बाद जो 1858 का एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट एक्ट। ये आया, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम भी आया ये। फिर 1858 से 62 के बीच फिर ये रहते हैं। बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, याद रखिएगा भारत में सबसे पहले। 61 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। और भारतीय दंड संहिता 1862, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता जो बदल चुकी है 1861, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में 1 साल था, बहावी आंदोलन का दमन किया गया। रॉबर्ट नेपियर आते हैं, नवंबर 63 से दिसंबर 63, कार्यवाहक थे, वायसराय थे ये। विलियम डेनिसन आते हैं, ये 1863 से 1864 तक कार्यवाह थे, मतलब इस समय तक गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं हो पा रहे थे, तो कार्यवाहक का मामला चल रहा था। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस, ये 64 से 69 तक थे, 5 साल तक थे। ये अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति, रिगफेंस की नीति इन्होंने अपनाई। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा इनके शासनकाल में। फेमस फेमाइन, अकाल पड़ने का रीजन आप जान रहे हैं, खेती किसानी मानसून पर आधारित होती थी, अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा मदद नहीं करती थी, शोषण करने का प्रयास करती थी। कच्चा माल अपने बाजार में बेचने के लिए, अपनी वस्तुओं को बनाने के लिए किसानों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते थे अंग्रेज, और इस चक्कर में कई बार प्राकृतिक रीजन यूज में रिस्पॉन्सिबल होते थे और भयंकर अकाल पड़ते थे, लाखों लोग एक साथ मरते थे। इस समय स्थिति ऐसी थी। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य उन्होंने करवाया। यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित की। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो, ये 69 से 72 तक थे। ये भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, कार्यकाल के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी जाती है। और पहली बार 1872 में भारत में जनगणना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 72 से 76 के बीच थे। पंजाब में कूका विद्रोह होता है 1872 में, बंगाल में अकाल पड़ता है 1873 में। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन, ये 76 से 80 के बीच इनका रहता है। फिर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878 में होता है। फिर आते हैं दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 77 में होता है। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में दी जाती है। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आता है। उसके बाद वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच इन्हीं के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिड के नाम से साहित्य का लेखन करता था, यानी कुछ उपनाम से लेखन भी किया करते थे। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन जो है 80 से 84 के बीच थे। इनके शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं? प्रथम फैक्ट्री एक्ट 81, हंटर आयोग आया है 1882, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ है। रिवीजन बैच है इसलिए स्पीड में चल रहे हैं, आप समझेंगे। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की गई है। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर को छोड़कर की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय थे। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यवस्थित जनगणना का निर्णय। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है, लॉर्ड रिपन साहब। फिर लॉर्ड डफरिन आते हैं। डफरिन नाम से इलाहाबाद में हॉस्पिटल भी एक है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके शासनकाल में होती है, 84 से 88 के बीच आते हैं। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 85 में, बंगाल काश्तकारी अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में पारित किया जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ये 88 से 1894 के बीच होते हैं।
मणिपुर विद्रोह होता है इन्हीं के काल में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित होता है। तिलक द्वारा गणपत त्योहार की स्थापना की घोषणा की जाती है 93 में। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में आता है। प्रथम कब आया था, ऊपर देखिएगा, याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन फिर आते हैं, ये 94 से 99 के बीच होते हैं। ये मध्य प्रांत एवं बरार, बॉम्बे तथा भयानक अकाल इसमें फिर पड़ जाता है। 94 से 99 ये रहते हैं। लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया जाता है। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की जाती है। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत डिस्प्यूटेड वायसराय रहा भारत का। ये था 1899 से 1905 के बीच था। ये 1905 के बीच में था। ये वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति किया जाता है। और फिर मुंडा विद्रोह भी होता है। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ल्हासा तिब्बत गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कब आया, इसी के काल में आया। भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 2 में। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनता है। सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905 जो सबसे विवादित है। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्री अध्यक्ष का गठन 1901, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 इसी के काल में होता है। फिर लॉर्ड मिंटो आते हैं, ये 5 से 10 के बीच होते हैं। इनके काल में क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन 1906, आंग्ल रूसी मित्रता 1907, खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आता है। और उसके बाद एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होते हैं। सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं 1910 से 16 के बीच। ब्रिटेन के राजा पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा भी कर दी जाती है 11 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है 11 में। दिल्ली राजधानी बन जाती है 12 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका गया दिसंबर 12 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की होती है जुलाई 14 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापसी करते हैं इसी के काल में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है इसी के शासनकाल में। कब, 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त करते हैं 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है 1915 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड फिर आते हैं 16 से 21 के बीच में। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916। तिलक अप्रैल में, एनी बेसेंट सितंबर में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में आता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 20 में किया जाता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। सर एसपी सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर बनाए जाते हैं। जालियांवाला बाग इसी समय होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 होता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है। और फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग जो होते हैं 21 से 26 के बीच में होते हैं। इनका काल 21-26 के बीच में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है 1921 में। मोपला विद्रोह जो होता है केरल में होता है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है 12 फरवरी 1922 चौरी चौरा के बाद। काकोरी ट्रेन एक्शन होता है 9 अगस्त 1925। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट ग्रुप होता है 1925। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक रहते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 27 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध किया जाता है जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की असेंबली में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 में होती है। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यहाँ पे होता है। फिर लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर से 19 जनवरी। गांधी इरविन समझौता होता है। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। फिर लॉर्ड बेलिंगटन आते हैं 31 से 36 के बीच होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932।
महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया कब? मई 1934 में। फिर भारत सरकार अधिनियम आता है। फिर लॉर्ड लिथगो आते हैं। लॉर्ड लिथगो आते हैं 1936 से 43 के बीच इनका कार्यकाल होता है। इनके समय क्या होता है कि पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांत, कहाँ कहाँ सरकार बनाई जाती है? असम में, ओडिशा में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार, मद्रास में नई सरकारों की स्थापना। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिलता है कांग्रेस को। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। वायसाय द्वारा अगस्त प्रस्ताव व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन और जाओ का नारा किया जाता है और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। फिर आते हैं लॉर्ड वेबल, तो 43 से 47 तक होते हैं। वेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के शिमला में बैठक की जून जुलाई 45 में। बंबई में नौसेना विद्रोह करती है इसी समय। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 46 में होती है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव जून जुलाई 1946 में संपन्न होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है सितंबर 46 में। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उसके बाद क्या होता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी जाती है। फिर सबसे अंतिम गवर्नर जनरल जो होते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और फिर जो है 1947 से 48 के बीच इनका काल होता है। बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेडक्लिफ का आयोग का गठन किया जाता है। फिर 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। फिर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक आता है और फिर भारत स्वतंत्र हो जाता है। ये जो है भारत के मुख्य गवर्नर जनरल थे, जिनके बारे में मैंने विस्तार से नहीं बताया, बल्कि शॉर्टकट में आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। चूंकि रिवीजन बैच है, बहुत समय हमारे पास नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार में जो पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर कोई कह रहा है, गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन हुआ। और फिर सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने किया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब हुई? लॉर्ड डलहौजी। मैंने बार बार इस बात को एम्फेसिस किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 77 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। 38 बीपीएससी में सवाल है। देखिए हमारा नोट्स ऐसा है कि बीपीएससी के लिए ही है। बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इसमें जरूर रखी गई हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि उसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन ने लिखा था और यह बीपीएससी का प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। विकल्प आ जाएगा अस्थायी बंदोबस्त किसानों के साथ, सैनिकों के साथ, नंबर 3 मजदूरों के साथ, नंबर 4 जमींदारों के साथ। आप विकल्प टिक करके आना, जमींदारों के साथ। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्या कारण था? भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। हाँ, डैश 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 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया। कब? 1885 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई सर्वप्रथम कहाँ की गई? मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है
और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब किया गया? 1900 में किया गया है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सा दल था? उदारवादी दल, लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। महलवारी बंदोबस्त बंगाल में चालू किया हॉल्ट मैकेंजी ने। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के बीच मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है। यह लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने बताया भैया कि कैसे मुगल के काल में अंग्रेज आते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 20 से 25% थी, और जब अंग्रेज जाते हैं क्या स्थिति है आप जानते हैं, ओनली 2% रिमेन्स। किस तरह से चूसा अंग्रेजों ने। गन्ने का जूस पीते हैं आप, जाते होंगे, तो एक बार पिराई करते हुए गन्ने में डाला जाता है, रस निकलता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर पीसा जाता है। हमारा इसी तरह शोषण हुआ है। अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारा शोषण किया है, और ये शोषण हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, हमारे जो पुनर्जागरण के पुरोधा थे, जिन्होंने आज़ादी के सपने देखे, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उन्होंने अपने लॉजिकल अप्रोच से, अपने तार्किक समझ से इस बात को परिभाषित किया, व्याख्यायित किया, समझाने का प्रयास किया कि आम जनता ये समझे कि हमारा शोषण इतना होने के बाद हमको आज़ादी मिली है। आसानी से कोई थाली में सजा के हमको आज़ादी नहीं दे दिया है कि अंग्रेज आए, नहीं तुम शासन करो, ऐसा नहीं। आज़ादी की लड़ाई कोई भी हो, किसी भी देश का जो स्वतंत्रता संघर्ष होता है वो यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, पूरी कहानी होती है, तकलीफ की, शोषण की, संघर्ष की, युद्ध की, और इस कहानी में हर कोई सहभागिता करता है, तब जाके हमको आज़ादी मिलती है। तो नौरोजी साहब ऐसे व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, जिन्होंने आर्थिक तौर पर यह समझाने का प्रयास किया कि भारत का किस तरह से शोषण किया गया है अंग्रेजों द्वारा। अब एक प्रश्न पूछा गया था, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। पूछा भी गया है। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चीजें हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1800, फिर अगला चैप्टर जो होता है वो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के पहले कौन कौन से सैनिक विद्रोह हुए, ये एग्जाम ओरिएंटेड है और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 1806 में क्या होता है? वेल्लोर एक जगह होती है, वेल्लोर। धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह होते हैं, ये विद्रोह हुए। 1824 में बैरकपुर में हुआ विद्रोह, समुद्र मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध। मानते थे लोग, इंडियन बहुत ट्रेडिशनल थे, धार्मिक तौर पर कट्टर थे, आप कह लीजिए थोड़ा वैज्ञानिक थे, तो समुद्र जाने को अशुभ माना जाता था, और इसलिए बहुत सारा एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि समुद्र में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अशुभ है, तो उसका विरोध किया गया। 44, 49, 50, 52 में दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह किया गया। 23 जनवरी 57 को विद्रोह हुआ दमदम कलकत्ता में, चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह हुआ। 26 फरवरी 1857 बरहामपुर में चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह हुआ। ये विद्रोह है। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, जो भी आप कह लीजिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था? तो कई कारण थे, बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा भी है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कारण थे वो थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। जैसे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता क्या थी? हम भारतीय क्या थे? हम भारतीय क्या थे? आपको पता है, अगर पूछे कोई 1857 का जो विद्रोह हुआ या क्रांति हुई, उसके असफलता के रीजन क्या थे? देखिए, अगर हम क्रांति की बात करेंगे,
क्यों असफल हुई? तो पहली चीज तो ये थी कि पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं था। पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं था। कुछ राजाओं ने, कुछ सामंतों ने, कुछ जमींदारों ने इसके साथ रहने का निर्णय लिया अंग्रेजों के, और कुछ ने विद्रोह विरोध करने का निर्णय लिया। साथ जो रहते थे ये मुखबिरी तक आ गए, अंग्रेजों की बहुत मदद की। एक ब्रिटिश अखबार ने लिखा भी, बहुत धन्यवाद भी दिया कई सारे भारतीय राजाओं का, कि अगर ये भारतीय राजा नहीं होते, ये पुल का काम इन्होंने किया, वरना भारत को आज़ादी 57 में ही मिल गई होती। इसके अलावा अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, अखिल भारतीय स्वरूप भी नहीं था। नहीं, राष्ट्रवादी जो विचारधारा होती है, राष्ट्रवादी जो विचारधारा होती है, उसकी तार्किक परिणति नहीं थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर नहीं थी। आर नेशन इज फर्स्ट, क्योंकि नेशन की अवधारणा भारत में उस समय इतनी बेहतर तरीके से नहीं समझी जा रही थी। तो ये इसके अतिरिक्त कारण थे, जिन कारणों को यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे विद्रोहों, अंग्रेजों की जो सैन्य श्रेष्ठता थी ही, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, कोई इस तरह वेल प्लान्ड प्रोग्राम नहीं था कि इस प्रोग्राम के तहत जो है विद्रोह किया जाता और स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती। ये स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी, ये था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो 10 मई 1857 मेरठ से प्रारंभ हुई है। इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। मतलब ये कारण नहीं था पहुंच रहा है, कारण नहीं था पहुंच रहा है, इसलिए इसका उत्तर अधिकारियों की क्षमता है। झांसी की रानी की मृत्यु हुई, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई है। अब अगला जो स्टेप है वो है 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का जो मत है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलग अलग इतिहासकार क्या मानते हैं इस क्रांति को या इस विद्रोह को। जैसे ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। इस समय इनकी बहुत चर्चा है, रहती है। ये थे, इन्होंने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको डिज़रायली ने बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह कहा है जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा है। यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल.ई.आर. रीज ने कहा है। मतलब अंग्रेजों ने इसको विद्रोह, धार्मिक विद्रोह स्थापित करने का प्रयास किया। अब इस समय जो अच्छी अच्छी किताबें इस पर लिखी गई, उनके राइटर्स की बात कर रहे हैं। जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर ने लिखा है। 1857 द ग्रेट रेवेलियन, अशोक मेहता की किताब है। द पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स किताब है, एरिक स्टोक्स किताब है। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया 57-58, जॉन विलियम काय की किताब है। असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान की किताब है। ये कुछ डिटेल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख तथ्य।
क्रांति का केंद्र, सबसे पहले क्रांति का केंद्र, विद्रोह का केंद्र या क्रांति का केंद्र, फिर क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, फिर क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति, क्रांति के दमन की तिथि, ये भी दी गई है। इसमें कई कॉलम है। जैसे क्रांति का केंद्र दिल्ली की जब बात करेंगे तो दिल्ली में यहाँ जो प्रमुख नायक कौन था, बहादुर शाह जफर। इसको जो है मेरठ से चलकर सिपाहियों की टुकड़ी जाती है और कहती है कि हम आपके नाम पर 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्रांति को, ताकि एक अखिल भारतीय स्वरूप मिले, क्योंकि उस समय तब भी मुगलों की एक इज्जत थी भारत में। और उसके बाद बख्त खां, विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। कानपुर में कब होता है, नाना साहब तात्या टोपे इसका नेतृत्व करते हैं, ये 5 जून 1857। इसमें कैम्पबेल होते हैं ब्रिटिश सेनापति, इसमें निकलसन एंड हडसन होते हैं। 21 सितंबर 1857 इसको दबा दिया जाता है। कैम्पबेल 6 दिसंबर 57 को। लखनऊ के बारे में जिक्र करते हैं, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। 30 मई 57 को हुआ ये। कैम्पबेल यहाँ पर क्रांति का दमन करता है और मार्च 1858 को क्रांति का दमन हो जाता है। फिर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। जून 1857 में विद्रोह हुआ। ह्यूरोज नेतृत्व करता है अंग्रेजी सेना का और 58 में इसको खत्म कर देता है। इसको इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है। लियाकत अली यहाँ करते हैं नेतृत्व। जून 57 में होता है। कर्नल नील इस विद्रोह को दबाता है और जून 1857 में ही दबा देता है। जगदीशपुर, कुंवर सिंह, जून 1857। विलियम टेलर और विसेंट आयर 1858। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जगदीशपुर नेतृत्व भारत में कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार से, और जून 1857 में ये विद्रोह होता है और फिर 1858 में इसको खत्म कर दिया जाता है। विलियम टेलर और विसेंट आयर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। बरेली में खान बहादुर खान 1857, कैम्पबेल 1858। फैजाबाद में जब होता है तो मौलवी अहमदुल्ला 1857, कैम्पबेल 1858। महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा मैंने कर दी है। कुछ लोगों ने कुछ कोट कहा, जैसे कुछ किताबों का जिक्र मैंने किया था, द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट, आरसी मुजुमदार, द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सईद अहमद खान, द सिपाही म्यूटनी 1857 एचपी उपाध्याय चट्टोपाध्याय। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 57 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, आरा में शामिल हुए। कहां शामिल हुए, आरा में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला फैक्ट, अब आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह थे। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको याद रखें। कुंवर सिंह ने 57 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, बिहार से किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, कुंवर सिंह। 57 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इंदाउल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 57 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा था, गालिब ने देखा था। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, साहूकार और जमींदार। लगभग जमींदार और साहूकारों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, कुछ एक ने लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, हैदराबाद के निजाम ने नहीं की। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, कौन सा भाग, मुंगेर। कौन सा भाग, मुंगेर। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन चाहता था, वासुदेव बलवंत फड़के थे। 57 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 57 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऊपर भी ये प्रश्न था। कथन है, कारण है।
57 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। और सही बात है कि बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व दिया, उनके बेटे का सिर तक जो है काट के उनको दिया गया, लेकिन अन्य शासकों ने उनके साथ उस तरह से कोऑपरेशन नहीं किया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत घोषणा कब की? 1 नवंबर 58 को। कौन सा आयोग 57 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर से। अन्य जन आंदोलन, कुछ इंपॉर्टेंट जन आंदोलन है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा। विद्रोह पहले है प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और समय। सन्यासी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार, बंगाल और देवी। अब संबंधित नेता जो थे ये यहाँ आएगा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, 1763 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह है बंगाल, तो मजमून शाह एवं चिराग अली, 1776-77। चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल से है, दुर्जन सिंह, 98 से 1799। पालीगरों का विद्रोह तमिलनाडु है, बीपी कट्टबोम्मन, 1799 से 1805। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, त्र्यंबकम जी, 1818 से 31 के बीच में है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह उमा जी हैं, 22 से 26 के बीच में है। पागलपंथी विद्रोह बंगाल, करम शाह एवं टीपू, 1825 से 33 के बीच में है। अहोम विद्रोह है असम से, गोमधर कुंवर धनंजय बोरगेहन, 1828। वहाबी आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद बरेलवी, 20 से 70 के बीच में हुआ है। नोट, वहाबी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब का कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। कोल आंदोलन झारखंड, छोटा नागपुर, बुद्ध भगत, 31 से 32 के बीच में है। खोंड विद्रोह तमिलनाडु बंगाल तक, ओडिशा 1914 में हुआ ये। चक्र बिसोई और अन्य 37 से 56 और ओडिशा में 1914 में हुआ। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ है, तीरथ सिंह इसको नेतृत्व दे रहे थे, 29 से 33 के बीच में। फराइजी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बंगाल, हाजी शरीफुल्लाह एवं दादू मियाँ, 1818 से 62। इसका थोड़ा सा प्रभाव पटना में भी देखने को मिलता है। फराइजी आंदोलन का थोड़ा सा प्रभाव पटना में भी देखने को मिलता है, बिहार में ये प्रश्न पूछा भी गया था एक बार। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार, सिद्धू कान्हू, 55-56। मुंडा विद्रोह बिहार, बिरसा मुंडा, 1899 से 1900 के बीच में। उसके बाद पाइका विद्रोह है, उड़ीसा में हुआ, बक्सी जगबंधु और 1817 से 25 के बीच में। नील विद्रोह होता है बंगाल और दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, ये 59 से 60 के बीच होता है। फिर पावना विद्रोह होता है, पावना विद्रोह पावना बंगाल और अब कौन कौन करता है, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, 73-76 के बीच में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, 1875, इसमें स्वतः नेतृत्व था, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, अली मुसलियार, 21 से 22 के बीच। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन आप कहेंगे पंजाब, नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल, 40 से 72 के बीच में। रंपा का विद्रोह आंध्र प्रदेश से हुआ, सीताराम राजू, 22 से 24 के बीच में। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत, 1914। तेभागा आंदोलन बंगाल और 1946 से 47 के बीच स्वतः स्फूर्त विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह का जो डिस्कशन है वो ये है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्य करवाई जा रही थी, इसीलिए नील विद्रोह हुआ। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर के
बरहिया ताल विद्रोह विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। फराजी कौन थे भाई? फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 39 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था किसने? जौनपुर के करामत अली ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़गे ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद। 31 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहां? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। वाघेरा विद्रोह कहां हुआ? बड़ौदा में हुआ। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया बिहार में। 18 ये विकल्पानुसार है, वहां 4 जो है विकल्प देंगे। बिहार का मतलब पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो ये प्रश्न वहां से। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। उलगुलान आंदोलन किससे जुड़ा था? विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। तो इसका सही भी आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा जाति शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य शासन के पक्ष में नहीं थे। अब नागरिक और आदिवासी विद्रोह की बात करेंगे हम। विद्रोह, फिर नेतृत्वकर्ता, फिर स्थान, फिर काल। नागरिक विद्रोह की बात करेंगे, सिविलियन जो मूवमेंट होते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। सन्यासी विद्रोह नेतृत्व किसने किया? भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, बंगाल में 63 से 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली टीपू ने, बंगाल 1776 से 77 के बीच में। पागलपंथी विद्रोह करम शाह, बंगाल 1825 से 33 के बीच में। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु विद्याधर, उड़ीसा 17 से 25 के बीच में। फराजी विद्रोह हाजी शरीतुल्लाह एवं दद्दू मियाँ, बंगाल 18 से 62 के बीच में। गडकरी विद्रोह दाजी कृष्ण पंडित, महाराष्ट्र 1844 में। ये जो है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे धरती आबा का। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के बाद के दौरान। 75 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। तेभागा आंदोलन 46 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। अब जो अगला भाग है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का विकास। अगले लेक्चर में इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।